नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्रिएटर्स पे। मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं। और थंबनेल से आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का लेसन 14 है। चैप्टर मुख्य रूप से वहीं से शुरू होगा जहां पे हमने 13 लेसन को ख़त्म किया था और उसी के इर्द गिर्द यह चैप्टर घूमता है। इससे पहले वाले चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इससे आगे के पीछे की वीडियो को देख सकते हैं लोग। चैप्टर का नाम है, आज का जो चैप्टर है कि विभाजन को समझना है कि भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी और उसके स्मृति और उसके अनुभव के आधार पर भारत में विभाजन के प्रारूप क्या थे। भारत के विभाजन की कहानी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कुछ राजनीतिक पार्टियों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई थी या फिर कुछ क्षेत्रीय स्तर पर थी, कुछ धर्म के आधार पर बनी थी, जिनका योगदान भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में कुछ हद तक रहा, कुछ पार्टी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा और अंत में भारत के आज़ादी तक यह पार्टियां अपने विकसित रूप में उभर चुकी थी। और कुछ पार्टियों लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी थी या सबसे पुरानी पार्टी है और जिसका सबसे बड़ा योगदान भारत की आज़ादी में रहा, वो यही पार्टी थी। अब इसकी स्थापना से लेकर और आज़ादी से जुड़े हुए जितने भी घटनाएं हैं ये सारे हमको इस चैप्टर में याद करना है। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो मुंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय में हुई थी। जिस दिन इसकी बैठक हुई उस दिन पूरे भारत से 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। पहले यह बैठक पुणे में होने को प्रस्तावित थी, लेकिन इसकी स्थापना पुणे में न होकर मुंबई में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुणे में प्लेग नामक एक बीमारी फैल जाता है महामारी के रूप में। इस कारण से लोग पुणे की बैठक को स्थानांतरित करके मुंबई में ले आते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा बनेगा। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई? मुंबई में। किसके द्वारा हुई? तो गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा हुई थी। कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? 72। पहले यह बैठक कहाँ होनी थी? तो पुणे में। कांग्रेस की स्थापना आखिर में एक अंग्रेज व्यक्ति ने क्यों की? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अंग्रेज़ों की एक बहुत सोची समझी नीति थी कि भारत के वे सारे लोग जो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, उनमें सबसे प्रमुख शिक्षित वर्ग ही हुआ करता था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो अपने आप को कहीं में कहीं सरकारी नौकरी में काम कर रहा था। इन लोगों के लिए ये लोग कभी किसी दिन उपस्थित होंगे, बैठक करेंगे और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ नीति बनाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों न एक पार्टी बनवाया जाए, एक संस्था बनाया जाए और उसी के तहत इन लोगों की मीटिंग होगी और ये लोग कौन सी फैसला, कौन सी मंत्रणा कर रहे हैं, लोग कौन सी रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसका पता हमें पहले ही चल जाएगा। चूँकि भारत में उस समय सबसे लंबी छुट्टी 20 दिसंबर से लेकर 1 से 3 जनवरी के बीच में हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और 25 दिसंबर और 1 जनवरी अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इसीलिए 20 से लेकर 3 जनवरी के बीच की छुट्टी हुआ करती थी। अब देखिए, इतनी लंबी छुट्टी में जब भी मीटिंग होगी तो इसी महीने मीटिंग होगी, इसी अंतिम सप्ताह में दिसंबर के। तो जो लोग सरकारी काम में होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वे इसी तिथि को एकत्रित होते थे। 10 दिन अपना हल्ला करते थे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा, और फिर ये अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। ऐसा अंग्रेज़ों का सोचना था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की, अर्थात A.O. ह्यूम ने की, परंतु उनका प्रभुत्व रहा नहीं। तुरंत भारतीयों ने इस संस्था पर कब्जा कर लिया। अब हमें बहुत सारे टॉपिक याद करना है इसके अध्यक्ष से जुड़ा हुआ। जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा W.C. बनर्जी थे। अर्थात 1885 में कांग्रेस की जो बैठक होती है मुंबई में, उसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देखिए, कांग्रेस ने यहाँ से अपनी नीति बदल दी। उसने क्या किया, अपने पार्टी को बड़ा बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हर साल मीटिंग का आयोजन रखा। यानी हर वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में
अंतिम 20 से 31 दिसंबर के बीच में इनका बैठक होता था, अधिवेशन होता था। हर वर्ष समय जगह बदल जाता था और अध्यक्ष बदल जाता था। जगह बदलने से क्या फ़ायदा है कि नए नए जगह पर जाएंगे तो नए नए लोग इसके सदस्य बनेंगे और पार्टी राष्ट्र स्तर पर गठित होगी। और अध्यक्ष बदलने का फ़ायदा यह है कि सभी लोग अच्छे से काम करेंगे ताकि उनको भी अध्यक्ष बनने का अवसर मिलेगा। तो अब आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, महिला अध्यक्ष से 2 सवाल आते हैं। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष वो एनी बेसेंट थी, लेकिन नाम ही से आपको दिख रहा है कि एनी बेसेंट एक भारतीय नहीं जबकि विदेशी टाइप का नाम दिख रहा होगा आपको। यह आयरलैंड की महिला थी। तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो सरोजनी नायडू थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी वो समय था 1917 और उसके 8 साल बाद जो अध्यक्ष बनी वो थी सरोजनी नायडू, वो समय था 1925। भारत की आज़ादी से पहले कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष हुई हैं। एक 1917 में, फिर 8 साल जोड़ दीजिए 1925 में और फिर 8 साल जोड़ दीजिए 1933 में, यानी 17, 8, 25, 8, 33। 17 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, 25 में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और एक नलिनी सेन गुप्ता थी, वो कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी जो 1933 में बनी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। देखिए, अब आते हैं लोग गांधी जी पर। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष आखिर में कितनी बार बने, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पूरे अपने जीवन काल में मात्र 1 बार बने थे। वैसे तो आपको याद होगा कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अध्यक्ष बनने का अवसर इन्हें मिलता है 1924 में। गांधी जी प्रथम और अंतिम बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, अर्थात यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हो रहा था, वहीं पे अध्यक्ष बने थे। यह प्रथम और अंतिम बार था। तो यदि यह पूछा जाए कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं तो केवल 1 बार। प्रथम बार या अंतिम बार पूछा जाए तो हमेशा एक ही बार होगा। 1924 में वह अधिवेशन कर्नाटक राज्य के बेलगांव नामक स्थान पर हुआ था। कभी कभी यह भी पूछता है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 में, और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, युवा मतलब जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बना होगा, देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। जिस तरह हम लोग आज अब्दुल कलाम आज़ाद को पूजते हैं, एक मुस्लिम होने के नाते भी वो भारत के लिए इतना अच्छा किए थे और भारत के राष्ट्रपति बने, भारत के लिए परमाणु ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान दिया, उसी तरह अबुल कलाम आज़ाद एक मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव, आज़ादी से पहले की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की नहीं, पाकिस्तान के तरफ इनका झुकाव बिल्कुल नहीं था। और यही वो शख्स थे जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका था और यह उनका सबसे बड़ा योगदान भी था। वो बात कहानी थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। या फिर पूछा जाए कि वह व्यक्ति जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा, वो भी अबुल कलाम आज़ाद थे। देखिए, समय है 1923 का। लगभग 35 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बन गए थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और यह 88 में आप वहाँ जोड़ लीजिए 12 और 23 यहाँ जोड़ लीजिए 35, तो लगभग 35 वर्ष की उम्र में यह अध्यक्ष बने और वह उस समय के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद और सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही बने रहे। इनके जन्म तिथि से जुड़ी एक घटना है 11 नवंबर। अगर पूछा जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं तो हम लोग 5 नवंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। अगर पूछा जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि शिक्षा दिवस कब मनाते हैं
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद को ही बनाया गया था। इसीलिए यदि पूछा जाए कि शिक्षा दिवस कब मनाते हैं तो इनके जन्मतिथि पर अर्थात हर 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, जबकि शिक्षा दिवस हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। 1940 या 39 ले लीजिए, 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि भारत के नेता, भारत के बड़े राजनीतिज्ञ यह दर्शाना चाहते थे कि एक मुसलमान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रह सकता है और उसे भारत में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं होगा, अर्थात भारत के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है और वो पाकिस्तान न जाए। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे, एक तरफ अबुल कलाम आज़ाद थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो न नमाज़ पढ़ता था और ना ही टोपी ना ही वो दाढ़ी रखता था, ना ही वो मतलब इस्लाम धर्म में जो भी चीज़ मानने हैं उसको नहीं मानता था। जबकि अबुल कलाम आज़ाद 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे, दाढ़ी रखते थे और बहुत सारे प्रथा को मानते भी थे। फिर भी अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो पाकिस्तान के पक्षधर नहीं थे। लाल किला से इन्होंने ही कहा था कि भारत के माता के 2 आँखें हैं, एक हिंदू और मुस्लिम। भारतीयों को यहाँ पर जितनी आसानी है उसी तरह भारत के हिंदू में से साथ भारत के मुसलमान भी यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों को मोटिवेट कर रहे थे पाकिस्तान जाने के लिए और एक तरफ ये मोटिवेट कर रहे थे भारत में ही रहने के लिए। दोनों में सफल कौन रहा? तो दोनों में सफल अबुल कलाम आज़ाद ही रहे, क्योंकि इन्हीं के कारण अधिकतर मुसलमान भारत में ही रह गए। उतने मुसलमान जितने पाकिस्तान नहीं गए उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए और यह काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने एक और बात कही थी कि भारतीय मूर्ख हैं, हिंदू मूर्ख हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द की मांग को, पाकिस्तान देश की मांग को स्वीकार किया, और मुस्लिम उससे भी मूर्ख है जिन्होंने इस बात को माना था। तो कहने का मतलब यह है कि अबुल कलाम आज़ाद का देश के योगदान में, देश के विकास में काफ़ी योगदान रहा और यह एक अच्छे व्यक्ति भी थे। तो सबसे युवा अध्यक्ष या फिर सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। जब भारत की आज़ादी हो रही थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आप ध्यान रखेंगे, जब भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आज़ादी के समय कौन थे तो वो JB कृपलानी थे। तो अध्यक्ष से हमने 3-4 सवाल कंठस्थ कर लिए थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। गांधी जी 1924 में। कांग्रेस के सबसे युवा या सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष तो वो अबुल कलाम आज़ाद, और आज़ादी के समय JB कृपलानी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। आगे लिखा हुआ है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह हर साल तो होता ही था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे अधिवेशन थे जो महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। जैसे 1916 का लखनऊ अधिवेशन, यह 4 बातों से महत्वपूर्ण रहा। पहला, यह ऐसा अधिवेशन था जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में बढ़ चुका था। देखिए, कांग्रेस का विभाजन हो चुका था 1907 में। 1907 में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। अर्थात जो लड़कर भारत को आज़ादी कराना चाहते थे वे गरम दल में थे, और जो शांति प्रिय अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे वो नरम दल में थे। तो कांग्रेस 1907 में बढ़ चुकी थी नरम दल और गरम दल में। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। हालांकि उसके 2 ही साल बाद इनका पुनः विभाजन हो गया और 1918 में कांग्रेस दूसरी बार टूट गई। तो नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में एक हुए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब एक हो गए? यह गठजोड़ वाला अधिवेशन था। नरम दल और गरम दल तो एक हुए हैं, इसके अतिरिक्त हिंदुओं की जो पार्टी थी कांग्रेस और मुसलमानों की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, यह भी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गई। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब एक हो गए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए। गांधी जी प्रथम बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो गांधी जी भी प्रथम बार कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही शामिल हुए थे। तीसरा महत्वपूर्ण इसलिए रहा।
और बाल गंगाधर तिलक का एक फेमस नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह बात किसने कही थी? तो यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। और यह बात यह नारा उन्होंने किस अधिवेशन में दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अर्थात इन्हीं 4 टॉपिक से यह अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण रहा। नरम दल गरम दल कब एक हो गए? तो लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब एक हो गए? तो लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह भी लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। अब आते हैं लोग दूसरे महत्वपूर्ण अधिवेशन पर। 1929 में कांग्रेस का एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है लाहौर में। ये हम लोग पहले ही पढ़े थे लोग, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वाधीनता दिवस 1930 से मनाने की घोषणा की गई। देखिए, कांग्रेस का तो हर साल अधिवेशन होता था, तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की खासियत यह थी कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन्होंने कहा कि हर 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे और स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। पहली बार 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा, फिर 31, फिर 32, ऐसे करते हर 26 जनवरी को झंडा फहराया जाने लगा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अब तो हमारा स्वाधीनता दिवस बदल जाएगा, अब हमें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, तो स्वतंत्रता दिवस अब 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। लेकिन यह जो 26 जनवरी था, जो 15-17 सालों से लगातार हम झंडा फहरा रहे थे, जब भी 26 जनवरी आता था तो लोगों को एक कमी महसूस होती थी, खुला सूना सूना सा लगता था। इसीलिए हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, परंतु उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि पहले हम 26 जनवरी को मनाते थे स्वाधीनता दिवस, अब मनाने लगे गणतंत्र दिवस। पहले भी झंडा फहराते थे और अब भी झंडा फहराएंगे, तो यह डेट भी रिकवरी हो गया। आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। राष्ट्रगान से टॉपिक आपको याद होगा। राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत लिखने वाले व्यक्ति का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा आप यह भी याद रखेंगे कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, जबकि राष्ट्रगीत को गाने में लगभग 65 सेकेंड लगते हैं। तो एक बार पुनः दोहरा देते हैं। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि यदि यह पूछा जाए कि राष्ट्रगान पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो शहर दोनों का समय एक ही था। राष्ट्रगीत यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और राष्ट्रगान जन गण मन यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और इसे भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन समय अलग है। जन गण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जबकि वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगीत कब गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, जबकि राष्ट्रगान जन गण मन कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। जगह सेम है, समय बदल जाएगा। राष्ट्रगीत पहले गाया गया था 1896 में, जन गण मन बाद में गाया गया था 1911 में। अब आते हैं लोग बिहार से जुड़ा हुआ कांग्रेस से 2 टॉपिक। कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन बिहार में हुआ है। एक बार 1912 में हुआ है और एक बार 1922 में हुआ है। तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि कांग्रेस का कितनी बार अधिवेशन बिहार में हुआ है, तो 2 बार। एक बार 1912 में, एक बार 1922 में। 12 वाला हुआ था बांकीपुर पटना में, जबकि 22 वाला हुआ था गया में। तो 1912, 1922, पहला पटना में, दूसरा गया में। ये था कांग्रेस का जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव। कांग्रेस से इतने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये हमारी पूरी आशा है। अब आते हैं लोग, कांग्रेस के विपक्ष में एक और पार्टी खड़ी हुई थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर, यहाँ पर 1996 हो गया है, 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। यह एक मुसलमानों के प्रति पार्टी थी जिसमें केवल मुस्लिम लोग ही शामिल होते थे, और कुछ हद तक भारत और पाकिस्तान के विभाजन में सबसे अधिक योगदान इसी पार्टी का रहा, क्योंकि इसी पार्टी के
कहने पर, आंदोलन करने पर भारत को 2 भागों में बंटना पड़ा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है। ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हमने मुस्लिम लीग से इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट एक और पार्टी है गदर पार्टी। 1913 में लाला हरदयाल नाम का एक व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1913 में, और किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई, तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट हिंदू महासभा। हिंदुओं के लिए एक संगठन बना था हिंदू महासभा, जो 1915 में बना था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय को आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में भी जानते होंगे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। और हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में। नेक्स्ट होम रूल लीग। देखिए एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। होम रूल आंदोलन वहीं से चलकर आया था और इसी के प्रचार प्रसार में यह भारत आई थी। तो होम रूल लीग अर्थात घर का शासन की स्थापना, तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और यह संस्था 1916 में बना था। हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं लोग। हमने पढ़ा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट इससे पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, उसी समय 1923 में कांग्रेस से खफा होकर कुछ व्यक्ति बाहर निकल गए। उनमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अन्य पार्टी बनाई थी इलाहाबाद में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में। और किसके द्वारा हुई थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। फिर आपको यह भी याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कि भाजपा के संस्थापक तो मतलब यूँ कहें कि भाजपा के संस्थापक तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदुओं की पार्टी है, तो यह हिंदूवादी संगठन है। तो संस्थापक से मतलब नहीं है, लेकिन भाजपा की जो प्रारंभिक क्लास है जहाँ से शुरू होता है भाजपाई, वो है आरएसएस पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 1925 में केशव बलराम हेडगेवार। अब है कि आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे लोग कि एक थी कम्युनिस्ट पार्टी जबकि दूसरी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। याद रखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना रूस के ताशकंद में हुई थी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना नागपुर में हुई थी। अगर यह पूछा जाए कि देखिए पहले कौन स्थापित होगा, तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी पहले दूसरे देश में तब अपने देश में। तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पहले 1920 तब 1925। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दूसरे देश में एम.एन. रॉय ने की थी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त ने की थी और यह नागपुर में स्थापित हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी एक पार्टी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और इस पार्टी की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 2 क्वेश्चन और बच गए। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप याद कर लेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यह पहले ऐसे दूसरे देश के व्यक्ति थे, यानी पहले ऐसे अफ़गानिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में। तो इस चैप्टर के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं लोग। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे लोग इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद आप लोग वीडियो 2 को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से इस चैप्टर के पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो कर ही रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मिलते हैं लोग तब अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग घर पे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।